सभी को नमस्ते भाई। अपने सेकंड ग्रेड की तैयारी में हम चल रहे थे। पार्ट्स ऑफ स्पीच का अपना टॉपिक था और बिना कोई पूर्व भूमिका के हम आगे चल रहे हैं इस टॉपिक में। देखिए, इस टॉपिक में हमने अब तक के नाउन पढ़ लिया, पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन पढ़ लिया है और डिटरमिनर पढ़ लिया, डिटरमिनर और एडजेक्टिव पढ़ लिया। इसी श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे वर्ब। ध्यान रहे, सेकंड ग्रेड के लिए हमने ग्रामर चालू की है और सबसे पहले जैसा कि ग्रामर वर्ड से शुरू होती है, हमने वर्ड क्लास का टॉपिक चालू किया है जो कि अपने सिलेबस में पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से है। तो हम देखते हैं ये टॉपिक ही आज वर्ब का टॉपिक लेकर चलते हैं। हमारे दिमाग में वर्ब के बारे में कई विचार आते हैं और हमने पढ़ा भी बहुत है वर्ब के बारे में। जैसे कहीं पर हमें पढ़ने को मिलता है वर्ब क्या है, वर्ब एक डूइंग वर्ड है, ए डूइंग वर्ड। ऐसा पढ़ने को मिलता है हमें ए डूइंग वर्ड कि कोई काम करने वाला वर्ड है, अर्थात ये वर्ड ऐसा वर्ड है जो ये बताता है कि कुछ हो रहा है। हम इसको ये भी कह सकते हैं और ज़्यादा स्पष्ट तरीके से हम ये कह सकते हैं कि वर्ब इज द एक्शन परफॉर्म्ड बाय ए नाउन और ए प्रोनाउन। लगभग संपूर्ण परिभाषा से ये परिभाषा में लगती है वर्ब की। हम देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखते सबसे पहले नाउन आया, अब बाकी नाउन के साथ ही सारे चलते हैं। नाउन से रिलेटेड ही आगे वाले पार्ट्स ऑफ स्पीच, आगे वाले वर्ड क्लासेज हैं, नाउन से मिले जुले हैं। जैसे कैसे नाउन के स्थान पर आते हैं, नाउन को सब्स्टिट्यूट करते हैं, वो वर्ड नाउन सब्स्टिट्यूटर्स हैं, वो प्रोनाउन हैं। और इसी प्रकार से नाउन या प्रोनाउन के पहले जो वर्ड लगता है अर्थात इनके आगमन की जो पूर्व सूचना देता है वो वर्ड डिटरमिनर है। और नाउन या प्रोनाउन की को कैरेक्टराइज करता है वो वर्ड एडजेक्टिव है। और नाउन या प्रोनाउन के द्वारा की गई परफॉर्म की गई कोई एक्शन को बताता है वो वर्ड है वर्ब है। इस टॉपिक को हमें कितना पढ़ने की जरूरत है? सामान्यतया हम देखते हैं कितना पढ़ने की जरूरत है। वैसे हम ऐसा लगता है हमें कि वर्ब तो एक सामान्य सी बात है, वर्ब सभी वाक्यों में होती है, तो इस वर्ब को क्या पढ़ना है, ऐसा हमारे दिमाग में कई बार आता है। लेकिन वर्ब के बारे में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। वर्ब किसी क्लोज या सेंटेंस का पिवटल एलिमेंट है। मैं ये कह सकता हूं पिवटल एलिमेंट वर्ब है, वो पिवटल एलिमेंट है ऑफ ए क्लोज और ऑफ ए सेंटेंस। किसी क्लोज या सेंटेंस का पिवटल एलिमेंट है वर्ब। पिवटल मीन्स धुरी नुमा, कि वर्ब के बिना न तो क्लोज बनता है न सेंटेंस बन सकता। हम ये कह सकते हैं वर्ब अकेली ही सेंटेंस तक बना देगी। ये लो, ये है कम आओ, ये एक पूरा सेंटेंस है आओ। बाकी के जो वर्ड्स हम इसके बाद में लगाते रहते हैं, सब्जेक्ट लगा है, आगे कम के आगे एडवर्बियल लग जाएगा, कम हियर, ये बाकी की बात। लेकिन कम नहीं है तो बाकी ये वर्ब नहीं है तो कुछ भी लगाओ, तब तक हमारा जो वर्ड स्ट्रक्चर है वो क्लोज का स्टेटस प्राप्त नहीं कर सकता, वो सेंटेंस का स्टेटस प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए वर्ब है वो पिवटल एलिमेंट है और वर्ब जरूरी है क्लोज या सेंटेंस में। और इसीलिए वर्ब की स्टडी पार्ट्स ऑफ स्पीच के टॉपिक में वर्ब की इंटरनल स्टडी, वर्ड स्टडी करना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। कितना ज़रूरी है इस पॉइंट की स्टडी करना, इस क्वेश्चन से अंदाज़ा लगा सकते हैं हम। एक क्वेश्चन अपने सामने आया है, देखिए, यू टीच इंग्लिश, यहाँ पर यू टीच इंग्लिश और यू डोंट टीच इंग्लिश, ये दो सेंटेंस दिए हुए हैं और पूछा है व्हाट्स राइट अबाउट दीज सेंटेंसेस, ये दो सेंटेंस इनके बारे में क्या बात सही है, नीचे पूछा जा रहा है हमें। तो पहले तो क्या है, बोथ है द सेम फॉर्म ऑफ मैन वर्ब, दोनों में मैन वर्ब की
सेम फॉर्म है। हाँ, मेन वर्ब की तो सेम फॉर्म सी लगती है। ये देखो मेन वर्ब इसमें टीच है, यहाँ पर भी टीच है मेन वर्ब, तो मेन वर्ब की फॉर्म तो सेम सी लगती है। बोथ ऑफ द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब, दोनों में की डिफरेंट फॉर्म में मेन वर्ब हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकती है। और नाइदर हैव एन इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव कोई इसमें भी नहीं है इसमें। अब इन दोनों में इन्फिनेटिव है या नहीं है ये भी हमें देखना है। नाइदर हैव ए फाइनाइट वर्ब, दोनों में फाइनाइट वर्ब नहीं। इन चारों ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन सही है। कौन सा सही है? ऐसा प्रश्न अगर हम आसानी से हल कर देते हैं तो इसका मतलब शायद हमें वर्ब के पॉइंट को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को हम हल नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब इस पॉइंट को हमें ध्यानपूर्वक पढ़ने की ज़रूरत है। आप इसको हल कर पा रहे हो, आप इसका सही आंसर दे पा रहे हो या नहीं दे पा रहे हो, इसी क्वेश्चन को इस आज के लेसन के अंत में हम देखेंगे। और तब आप देखना आपका आंसर इसमें जो आपने तय किया है वो आंसर आपका सही है या गलत है। आगे चलते हैं। आज हम वर्ब के टॉपिक में चल रहे हैं, वर्ब की स्टडी कर रहे हैं हम। वर्ब क्या होती है? वर्ब कोई एक्शन हो सकती है, किसी चीज की एक्शन, एक्शन ऑफ समथिंग और समबॉडी, या किसी व्यक्ति के द्वारा की गई कोई एक्शन, या किसी चीज की किसी नाउन की कोई एक्शन। द कार ड्राइव्स फास्ट, तो यहाँ पर ये कार की एक्शन है, ड्राइव है। द मैन वॉक्स फास्ट, यहाँ पर ये मैन की एक्शन है। तो मैन की भी, किसी व्यक्ति की भी हो सकती है एक्शन, किसी अन्य किसी एजेंट की भी या किसी नाउन की भी एक्शन हो सकती है। वो एक्शन है, वो वर्ब है। या स्टेट बता दिया गया, स्टेट को यूं तो हम हालात कह देते हैं, स्थिति कहते हैं, लेकिन स्टेट का संकेत करते हैं तो ऐसे इज, एम, आर और कोई वर्ब नहीं है, तो इन सब से होता है वो वर्ब। ये बताता है कि भाई कोई प्रेजेंट की बात बता रहा है, पास्ट की बात बता रहा है, तो इसलिए स्टेट बता देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वर्ब में एक्शन, सेंटेंस में जो एक्शन तो होती है, जैसे रीड्स है यहाँ पर एक्शन, तो ये वर्ब है। लेकिन यहाँ पर हम ये कहते हैं दे आर, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रही है यहाँ पर, तो ये स्टेट है। ऐसी हालत में हम देखेंगे कि वर्ब है, वर्ब को कोई स्टेट या एक्शन, कोई वर्ब को कोई स्टेट या एक्शन बताता हुआ वर्ड बता दिया जाता है। तो अब देखेंगे हम। देखिए पहले सेंटेंस में देखो, माई सिस्टर रीड्स इंग्लिश, इसमें ये वर्ब है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, यू सर्व द कंट्री, यहाँ पर इसमें सर्व वर्ब है। और सी स्पीक्स हिंदी, इसमें स्पीक्स है, ये वर्ब है। दे आर गुड पीपल, यहाँ पर आर है, ये वर्ब है। वी हैव ए लार्ज हाउस, यहाँ पर देखो ये हैव है, ये वर्ब है। और शी डज है ड्यूटी प्रॉपरली, इसमें देखिए तो यहाँ पर डज है, ये वर्ब है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इन सब में एक एक वर्ड ही वर्ब का काम कर रहा है, एक एक वर्ड ही वर्ब का काम कर रहा है। रीड्स ये एक वर्ड है, वर्ब है। सर्व एक वर्ड है, स्पीक्स एक वर्ड है, आर एक वर्ड है, हैव भी एक वर्ड है, डज भी एक वर्ड है, ये वर्ब है। हम पहचान सकते हैं इनको। लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में देखते हैं तो वर्ब की स्थिति थोड़ी सी इनसे भिन्न नजर आती है। नीचे वाले में देखना इज रीडिंग वर्ब है, यहाँ पर यू मस्ट हैव accomplished, इतनी बड़ी वर्ब है। could have been guided, ये वर्ब है इसमें। और people eat wheat, इसमें इतनी बड़ी वर्ब है, एक वर्ड की। और इसमें she is a teacher, एक ही वर्ड की वर्ब है। तो यहां पर हम देख रहे हैं, देखो कि ये जो यहां इतना पार्ट दिया हुआ सेंटेंस का, ये एलिमेंट दिया हुआ है, ये सेंटेंस पार्ट है। ये पार्ट ट्रेडिशनल ग्रामर ने तो इसको वर्ब भी कहा है, लेकिन हम देखते हैं वर्ब तो इसमें दो हैं। इज भी अपने आप में एक वर्ब है, रीडिंग भी एक वर्ब है। हम और ज़्यादा इसको विश्लेषणात्मक तरीके से बोलें तो इज हेल्पिंग वर्ब है, रीडिंग मेन वर्ब है तो दोनों वर्ब ही है। यहाँ देखें तो मस्ट भी वर्ब है, हैव भी वर्ब है, अकम्प्लिश्ड भी वर्ब है। इसलिए मॉडर्न ग्रामर ने इस इतने सेंटेंस पार्ट को, क्लोज पार्ट को वर्ब न कह करके इसको वर्ब फ्रेज कह दिया। क्या कह दिया? वर्ब फ्रेज कह दिया, वर्ब फ्रेज कह दिया कि ये वर्ब फ्रेज है, ये है वर्ब फ्रेज है। अब क्या होती है ये वर्ब फ्रेज, हम थोड़ा सा इसमें विचार करें। वर्ब फ्रेज क्या होती है? पहली बात तो वर्ब एलिमेंट है। वर्ब फ्रेज क्या है? द वर्ब एलिमेंट, ये है द वर्ब एलिमेंट। वर्ब एलिमेंट
वर्ब एलिमेंट ऑफ ए क्लोज, ऑफ ए क्लोज। आप सेंटेंस का मान लो, लेकिन मैं एक बार क्लोज ही बोल रहा हूं, सेंटेंस से छोटी का है क्लोज, तो क्लोज की तरफ ध्यान रखो एक बार कि ये क्लोज का वर्ब एलिमेंट है पूरा, उस पूरे वर्ब एलिमेंट को वर्ब फ्रेज कहते हैं। अब वर्ब फ्रेज है, इसमें दो भाग हैं इसकी। एक तो देखना इसमें मेन वर्ब है, वर्ब फ्रेज में एक तो मेन वर्ब है और दूसरी इसमें ऑक्सिलरी है, ऑक्सिलरी। दूसरी क्या है? ऑक्सिलरी। एक तो मेन वर्ब और दूसरी ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी यहाँ ट्रेडिशनल ग्रामर ने इसको हेल्पिंग वर्ब कहा है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। ट्रेडिशनल ग्रामर ने इसको हेल्पिंग वर्ब कहा है, मॉडर्न ग्रामर ने इसको ऑक्सिलरी कहा है, ऑक्सिलरी कहा है। इस पर हम और विचार करेंगे बाद में। मेन वर्ब है, यह वर्ब फ्रेज की अनिवार्य एलिमेंट है, ओब्लिगेटरी एलिमेंट, ओब्लिगेटरी एलिमेंट है ये वर्ब फ्रेज की ओब्लिगेटरी एलिमेंट है, क्योंकि ये एलिमेंट वर्ब फ्रेज में रहता ही है। मेन वर्ब तो रहेगी रहेगी, और उसके बाद में बच गई और वर्ब है, वो वर्ब इस मेन वर्ब से के बाईं तरफ होगी, अर्थात से पहले होगी, उसको ऑक्सिलरी कहेंगे। ऑक्सिलरी है वो वर्ब फ्रेज की ऑप्शनल एलिमेंट है, यह किसी वर्ब फ्रेज में आ भी सकती है, किसी में नहीं भी आ सकती, ऑप्शनल एलिमेंट है। और ऑक्सिलरी मेन वर्ब तो ये मेन वर्ब है, ये तो एक ही होती है एक वर्ब फ्रेज में, ऑक्सिलरी एक से अधिक भी हो सकती हैं। आइए ऐसे देखें, देखो इज रीडिंग है, तो इज रीडिंग में इज है, ये ऑक्सिलरी है, इज है यहाँ पर AUX इसका शॉर्ट रूप लेते ऑक्सिलरी है, और रीडिंग मेन वर्ब है। इधर यहाँ पर देखेंगे, देखिए इतनी बड़ी मस्ट हैव अकम्प्लिश्ड, इतनी बड़ी वर्ब फ्रेज है, तो इसमें अकम्प्लिश्ड है, ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है। इससे पहले दो वर्ब बच गई हमारी, हैव बची है, ये भी ऑक्सिलरी है, और दूसरी मस्ट बची है, ये भी ऑक्सिलरी है। और ऐसे ही हम आगे देखें तो यहाँ पर कुड हैव बीन गाइडेड, ये गाइडेड है, यहाँ पर ये गाइडेड है, ये मेन वर्ब है इसमें, और बीन भी हमारी ऑक्सिलरी है, एक ऑक्सिलरी बीन है, एक ऑक्सिलरी हमारी इसमें हैव है। आप देख लो तीन ऑक्सिलरी आ गई इसमें, एक ऑक्सिलरी इसमें कुड है, ऑक्सिलरी ये भी ऑक्सिलरी है, जिसमें तीन ऑक्सिलरी आ गई। नीचे वाले सेंटेंस में हम देखते हैं केवल एक ही वर्ब है, इसका मतलब ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब। इसके नीचे देखें सी इज अ टीचर, वर्ब फ्रेज तो ये भी है, लेकिन इसमें एक ही वर्ब है, इसका मतलब ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब है। तो अब हम इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि वर्ब फ्रेज का प्रत्येक टुकड़ा या प्रत्येक वर्ड किसी वर्ब फ्रेज का है, वो वर्ब है। वर्ब की एक नई सटीक डेफिनेशन हमारे सामने आ जाती है, तो हम क्या कह सकते हैं वर्ब के बारे में? वर्ब इज एवरी वर्ड, वर्ब प्रत्येक वर्ड है, वर्ब इज एवरी वर्ड ऑफ ए वर्ब फ्रेज, किसी वर्ब फ्रेज का प्रत्येक वर्ड है वो वर्ब है। इसका मतलब वर्ब फ्रेज बड़ी है और वर्ब छोटी है, तो वर्ब फ्रेज प्रत्येक वर्ब एक वर्ब फ्रेज में जितने वर्ड मिलते हैं वो सारे के सारे क्या हैं? वर्ब हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए ऐसे ही हम अभी विचार कर रहे थे वर्ब फ्रेज के बारे में कि वर्ब फ्रेज में एक मेन वर्ब मिलती है और उसमें ऑक्सिलरी मिल सकती हैं, ऑक्सिलरी एक भी हो सकती है, एक से अधिक भी हो सकती है। तो वर्ब फ्रेज का एक हम देखते हैं कि वर्ब फ्रेज में अपने आप का स्ट्रक्चर होता है। इसमें देखते हैं, देखो इस वर्ब फ्रेज में ऑक्सिलरी है और मेन वर्ब है, इसका स्ट्रक्चर ये ऑक्सिलरी मेन वर्ब। नीचे वाले का देखते हैं तो देखना इसमें ऑक्सिलरी ऑक्सिलरी मेन वर्ब, ये इसका स्ट्रक्चर हुआ। इसके नीचे वाले देखिए तो ये ऑक्सिलरी 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 मेन वर्ब, यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर इतना ही बड़ा मेन वर्ब, इसका स्ट्रक्चर इतना ही बड़ा मेन वर्ब। इसका मतलब वर्ब फ्रेज जो क्लॉज में दी गई है उसका एक स्ट्रक्चर निकाला जा सकता है। और बहुतायत देखें तो हम या सामान्यतया एक बेसिक स्ट्रक्चर वर्ब फ्रेज का क्या होता है वो बेसिक स्ट्रक्चर हम यहाँ पर सीख रहे हैं। ये हम सीख रहे हैं यहाँ पर वर्ब फ्रेज का बेसिक स्ट्रक्चर। तो बेसिक स्ट्रक्चर कौन सा है? वर्ब फ्रेज इक्वल टू, वर्ब फ्रेज में ऑक्सिलरी ये 1 2 और 3 और 4 तक ऑक्सिलरी हो सकती हैं। ऑक्सिलरी ऑप्शनल एलिमेंट है किसी वर्ब फ्रेज का, ऑक्सिलरी का मतलब हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर ऑक्सिलरी ऑप्शनल एलिमेंट है। ऑप्शनल एलिमेंट किस प्रकार से है? देखिए कितने, ये यहाँ पर मजला कोष्टक लगाया है हमने, मिडिल ब्रैकेट लगाया है, तो इस मिडिल ब्रैकेट का मतलब ऑप्शनल एलिमेंट है। ये आ भी सकती है नहीं भी आए, मेन वर्ब जरूरी है
ये आएगी। ये ओब्लिगेटरी एलिमेंट है, वर्ब फ्रेज का ओब्लिगेटरी एलिमेंट है, ओब्लिगेटरी एलिमेंट है। ये पीछे हमने देखा ये ओब्लिगेटरी एलिमेंट है। ये जो हैं ये सारे ही ये एक भी हो सकती है ऑक्सिलरी, दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, अधिकाधिक चार हो सकती हैं ऑक्सिलरी। जैसे हम एक सेंटेंस लिखते हैं यहां पर, सी, एक सेंटेंस अपना, सी कुड हैव बीन बीइंग टॉट। ये अपना एक सेंटेंस है। मैंने इस ऑक्सिलरी की जगह है ये बीइंग लिखा है, यहां पर इस ऑक्सिलरी की जगह है मैंने ये बीन लिखा है, इसकी जगह पर मैंने ये हैव लिखा है और इसकी जगह पर मैंने एक कुड लिखा है। ये देख लो चार ऑक्सिलरी आई। माना कि ऐसा सेंटेंस स्ट्रक्चर हमें काम में लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, सामान्यतः काम में नहीं लेते हम इसको, लेकिन ग्रामर इस स्ट्रक्चर को सही मानती है। सही है ये, ऐसा मत मानो कुड हैव बीन के आगे बीइंग नहीं आ सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि कुड हैव बीन के आगे बीइंग नहीं हो सकता। ये कोई मतलब नहीं है कि हैव बीन वाला जो टेंस है उसकी वॉइस नहीं बन सकती, उसकी बन सकती है। हम बनाते नहीं हैं या हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अलग बात है। अब देखेंगे, देखो चार ऑक्सिलरी हमारी आई हैं, तो ये चार ऑक्सिलरी कौन कौन सी हैं? देखो ये कुड है, ये मॉडल है, मॉडल, इसका मतलब मॉडल वर्ब्स हैं जितनी वो सारी ऑक्सिलरी हो सकती हैं। हैव है, ये हैव है, ये देखो ये हैव प्राइमरी वर्ब है, इसका मतलब प्राइमरी वर्ब और मॉडल वर्ब ही ऑक्सिलरी होती हैं। हम एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर पहले लिख सकते हैं। ऑक्सिलरी टोटल कौन कौन सी वर्ब होती हैं? ऑक्सिलरी ये मान लो ऑक्सिलरी हैं वो मॉडल वर्ब, जितने भी मॉडल हैं हमारे पास वो, और प्राइमरी वर्ब्स केवल इतने ही ऑक्सिलरी होती हैं, दो ही। प्राइमरी वर्ब्स कौन सी हैं? प्राइमरी वर्ब्स हैव है और बी है और डू है। इनको क्यों कहते हैं प्राइमरी वर्ब, ये हम बाद में विचार करेंगे, अभी इसी लेसन में थोड़ा आगे विचार करेंगे। ऑक्सिलरी दो प्रकार की हुई मोटे तौर से, तो एक तो मॉडल वर्ब हैं, वो कैन, मे, कुड, ये सब ऑक्सिलरी हैं। ऑक्सिलरी है, ये मेन वर्ब है ही नहीं कभी भी। लेकिन प्राइमरी वर्ब हैं वो तो मेन वर्ब भी हो सकती हैं और ऑक्सिलरी भी हो सकती हैं। तो अब आगे देखेंगे हम, बीन है, ये बी वर्ब, बी फॉर्म है, बी की फॉर्म है, ये भी प्राइमरी वर्ब है। ये बीइंग है, ये भी बी की फॉर्म है, दो जगह बी की फॉर्म आ गई। अंतर इतना है, ये बी है, ये प्रोग्रेसिव बी है, इसको प्रोग्रेसिव बी बोलेंगे हम, प्रोग्रेसिव बी है, ये कंटिन्यूअस टेंस की बी है। ये बी है, ये पैसिव वॉइस की बी है, इसको हम पैसिव वॉइस की बी बोलेंगे। ऐसा हमारा ये सेंटेंस आया, देख, सी कुड हैव बीन बीइंग टोट। अब मान लीजिए मैं अगर इतना ही सेंटेंस लिखूं एक, जैसे यू कुड हैव, जैसे यू शुड हैव, अब मैं हैव बोलता तो हैव इसके नीचे आ गया, यू है शुड हैव। अब रिमेंबर्ड मेन वर्ब लिख दूं मैं यहाँ पर, REMEMBERED, टोट के नीचे लिख दिया, यू शुड हैव रिमेंबर्ड हिम। ये लो, अब यहाँ पर अगर मान लीजिए मुझे ये लिखना है कि सी इज, यहां पर इज लिखूंगा मैं, सी इज बीइंग, ये लो, सी इज बीइंग गाइडेड, ये लो गाइडेड। अब हम देख रहे हैं इज है, ये प्रोग्रेसिव के नीचे आई है। अगर मैं यही सेंटेंस लिखूं, सी इज टोट, तो अब ये इज बी, इसे पैसिव के नीचे आएगी बी, इज टोट, शी इज टोट। और अगर मैं ये लिखूं सी इज ए टीचर, तो शी मैं यहां लिखूंगा और मेन वर्ब के नीचे इज लिखूंगा, इज ए टीचर। तो अब आप एक बात देख सकते हैं, यहां पर है तो इज ही है, तो ये इज ही, लेकिन इज के देखो अलग अलग रूप आपको देखने को मिले हैं। यहाँ पर ये इज है, ये कंटिन्यूअस टेंस की इज है, यहाँ पर इज है, ये पैसिव वॉइस की इज है, यहाँ पर इज है, ये इज मेन वर्ब है। तो
इज है ये भी प्राइमरी वर्ब है, हम ये कह सकते हैं कि प्राइमरी वर्ब मेन वर्ब और ऑक्सिलरी दोनों में काम में आती है। और दूसरी बात, इस बेसिक वर्ब के बेसिक स्ट्रक्चर पर हम ये कह सकते हैं कि वर्ब इस प्रकार से अपने विविध रूप में आती है। अब हम आगे चलते हैं। अब तक जितना हमने पढ़ा उसके से संबंधित क्वेश्चन इस प्रकार के अपनी परीक्षा में आ सकते हैं। तो देखेंगे, ए वर्ब फ्रेज में हैव एटलीस्ट हाउ मैनी ऑक्सिलरीज, वर्ब फ्रेज में कम से कम कितनी ऑक्सिलरी होती हैं। तो कम से कम कितनी ऑक्सिलरी होती हैं, कम से कम तो अभी हमने देखा था कि वर्ब फ्रेज में एक भी ऑक्सिलरी की जरूरत नहीं है, अगर हो सकती है तो एक भी हो सकती है, दो भी, तीन भी या चार भी, कम से कम तो बिल्कुल नहीं हो सकती। तो हम इसका आंसर देंगे वो 0 देंगे। हल करो, आप क्वेश्चन को मेरे साथ हल करो। यहाँ पर ए वर्ब फ्रेज हैज एट मोस्ट हाउ मैनी वर्ब्स, वर्ब फ्रेज में अधिकाधिक कितनी वर्ब हो सकती हैं। तो अभी वर्ब फ्रेज में हमने देखा था, यहाँ पर वर्ब फ्रेज में अधिकाधिक कितनी वर्ब हो सकती हैं। देखो, एक मेन वर्ब और 4 ऑक्सिलरी हो सकते हैं, तो अधिकाधिक 5 वर्ब हो सकती हैं। वर्ब फ्रेज में अधिकाधिक कितनी हो सकती हैं, ए वर्ब फ्रेज हैज एट मोस्ट हाउ मैनी वर्ब्स, तो अधिकाधिक तो मतलब 5 वर्ब हो सकती हैं, इसलिए हम इस पहले ऑप्शन को सही मानते हैं। वी सोल्ड ए सिंगिंग बर्ड टू ए सिंगिंग गर्ल, हाउ मैनी वर्ब्स आर देयर इन दिस क्लोज। इस क्लोज में यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये एक क्लोज है, इसमें कितनी वर्ब आई हैं। देखना, वी है ये सब्जेक्ट है इसलिए प्रोनाउन है, सोल्ड है ये वर्ब है हमारी एक यहाँ पर ये सोल्ड है ये वर्ब है। उसके बाद ए सिंगिंग बर्ड आर्टिकल के बाद में आई है, नाउन से पहले एडजेक्टिव है, वर्ब नहीं है। टू ए सिंगिंग गर्ल ये भी एडजेक्टिव है, इसका मतलब इसमें एक वर्ब आई है। तो एक वर्ब कौन सी हमारी, ये 1, ऑप्शन सी गोज टू बी द राइट आंसर। अब देखेंगे हम आगे, व्हाट्स नेसेसरी इन ए वर्ब फ्रेज, वर्ब फ्रेज में अनिवार्य क्या चीज है, हम किसको अनिवार्य मानेंगे वर्ब फ्रेज में। वर्ब फ्रेज में अनिवार्य देखें तो देखना आप, ऑक्सिलरी तो नहीं, ऑक्सिलरी तो ऑप्शनल एलिमेंट है, वर्ब फ्रेज में हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, तो इसका मतलब ये नहीं होगा आंसर हमारा। ए मेन वर्ब बिल्कुल ये अनिवार्य है, तो अब ये अनिवार्य तो मेन वर्ब है, इसलिए बाकी ये गलत हो गई। हैविंग बीन गाइडेड बाय मी ही गॉट सिलेक्टेड, ऑक्सिलरी हियर इज। देखना इस वाक्य में ऑक्सिलरी कौन सी है, यहाँ देखो वर्ब फ्रेज इसमें 2 आ गई, एक तो हैविंग बीन गाइडेड, एक तो ये वर्ब फ्रेज आ गई, और एक ही गोट सिलेक्टेड, ही गोट सिलेक्टेड, ये देखो ये आ गई, 2 आ गई। अब यहाँ पर हम देखें तो इस वर्ब फ्रेज में हैविंग है, ये हैविंग है, ये ऑक्सिलरी है, हेल्पिंग वर्ब है, ये बीन भी ऑक्सिलरी है, ये गाइडेड मेन वर्ब है। अब हैविंग भी है, बीन भी है, बोथ एंड भी, तो ये आंसर हमारा सही हो गया। ये विचार मत करो कि ये नॉन फाइनाइट वर्ब है तो ये ऑक्सिलरी नहीं हो सकती है, नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं, ये नॉन फाइनाइट वर्ब फ्रेज है इतनी बड़ी, और नॉन फाइनाइट वर्ब फ्रेज में भी ऑक्सिलरी हो सकती है। आगे देखेंगे हम, देखिए अब देखते हैं, हम पढ़ते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब, वर्ब की फॉर्म कौन कौन सी होती हैं, हम विचार करते हैं वर्ब की कितनी फॉर्म होती हैं। देखो, सामान्यतया ट्रेडिशनल ग्रामर के तहत हमने पढ़ा कि वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, लेकिन हमने गलत पढ़ लिया, 3 फॉर्में नहीं होती हैं, वर्ब की ज़्यादा फॉर्म होती हैं। इस प्रकार से मॉडर्न ग्रामर ने 6 फॉर्म्स से सजेस्ट की हैं वर्ब की। इन 6 फॉर्म्स का मतलब यह है, अपार्ट फ्रॉम दीज 6 फॉर्म्स से ए वर्ब कांट टेक एनी अदर फॉर्म, इनके अलावा कोई फॉर्म नहीं ले सकती कोई भी वर्ब। तो हम ये देखेंगे पहली फॉर्म वर्ब की कौन सी होती है, पहली फॉर्म यह है V0, इसको कहते हैं बेस फॉर्म, मैं इसका नाम दे दूं, इसको बेस फॉर्म कहते हैं, बेस फॉर्म, इसको बेस फॉर्म कहते हैं कि यहां पर वर्ब के साथ कुछ नहीं जुड़ा, जैसी वर्ब पैदा थी वैसे की वैसी है, डिसाइड, पास, राइट, रीड, वैसे की वैसी है। लेकिन एक बात और ध्यान में रखो कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव वाक्य में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आने वाली वर्ब है। इस बात पर और विचार बाद में करते हैं। दूसरी फॉर्म वर्ब की है एस फॉर्म, ट्रेडिशनल ग्रामर ने इसी को फर्स्ट फॉर्म बताया था कि ये फर्स्ट फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है, एस फॉर्म है, इसके साथ एस या ईएस जुड़ जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में ये फॉर्म आती है, और ये है
ईडी फॉर्म बोलते हैं वर्ब की, इसको ईडी फॉर्म। मॉडर्न ग्रामर ने इसको ईडी फॉर्म बोला है, ट्रेडिशनल ग्रामर ने इसी को सेकंड फॉर्म बोला था, सेकंड फॉर्म। और इसको मॉडर्न ग्रामर ईएन फॉर्म बोलती है। किसी में तो ईडी लग जाता है, ये का यही रह जाती है कोई वर्ब तो, और किसी में ईएन लग भी जाता है। ट्रेडिशनल ग्रामर ने इसको थर्ड फॉर्म बोला था कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। मॉडर्न ग्रामर इसको ईएन फॉर्म बोलती है। अगली ग्रामर है, अगली फॉर्म है जो आईएनजी फॉर्म है, इसको आईएनजी फॉर्म बोला जाता है और इसको इन्फिनेटिव फॉर्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? इसका नाम दिया है इन्फिनेटिव फॉर्म, इनफिनिटिव फॉर्म, ये इन्फिनेटिव फॉर्म है। ट्रेडिशनल ग्रामर ने इस फॉर्म को पार्टिसिपल कहा है। ट्रेडिशनल ग्रामर ने इस फॉर्म को कहा पार्टिसिपल, और पार्टिसिपल ट्रेडिशनल ग्रामर ने दो बता दिए, इसको भी पार्टिसिपल कहा, थर्ड फॉर्म को भी पार्टिसिपल, इसको भी पार्टिसिपल कहा है ट्रेडिशनल ग्रामर ने। इसको यहां आईएनजी से है, इसको कहा प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल ट्रेडिशनल ग्रामर ने नाम दे दिया, इसको कह दिया पास्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल, खुद पार्टिसिपल जो टर्म है इसका कोई सेंस नहीं है, बेतुकी टर्म है एकदम, इससे कोई सेंस क्लियर नहीं होता है। और इसको ऊपर से प्रेजेंट पार्टिसिपल कह दिया, इसमें प्रेजेंट जैसी कोई बात नहीं है, इसमें पास्ट जैसी कोई बात नहीं है, ये फालतू की टर्म दी गई है पहले से। आज मॉडर्न ग्रामर इन टर्म्स को बिल्कुल नहीं मानती है। अब हम देखते हैं, देखो इनमें प्रेजेंट पास्ट बोलना ही नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पर टेंस है ही नहीं। टेंस इन तीन फॉर्म में है, 1 2 3, इन तीन फॉर्म में टेंस है। इनको कहते हैं टेंस्ड फॉर्म, टेंस्ड फॉर्म्स, ये टेंस्ड फॉर्म्स हैं, टेंस वाली फॉर्म्स हैं। इन तीन ही फॉर्म में टेंस है, इनमें इधर इन तीन में टेंस नहीं है, इनमें टेंस नहीं है, इसलिए इनको कहते हैं टेंस लेस फॉर्म्स। ये टेंस लेस फॉर्म्स हैं, ये टेंस लेस फॉर्म, इनमें टेंस है, इनमें टेंस नहीं है। कौन सा टेंस है भाई? इसमें कौन सा टेंस है? इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। बस मेन वर्ब में तो इतना ही, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, इनमें टेंस का पता चल जाता है, चलता, बाकी का तो पता ही नहीं चलता। आगे हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं वो, और पास्ट इंडेफिनिट की बात, पास्ट कंटिन्यूस की बात करते हैं वो, और बाद में बात करते हैं। एक बार ये समझो, ए वर्ब हैज एज ए टोटल 6 फॉर्म्स, वर्ब के टोटल 6 फॉर्म होती हैं वर्ब के पास में, और उनमें 3 फॉर्म होती हैं, टेंस फॉर्म, टेंस्ड फॉर्म, 3 में टेंस होता है, 3 में टेंस नहीं होता है। इसके अलावा हमें यहां पर क्या सीखने की जरूरत है? देखो ये डिसाइड है, ये डिसाइड है, ये सीधी चल रही है, डिसाइड के यहाँ पर एस सीधा जुड़ गया, एस या एस इसके सीधा जुड़ गया डिसाइड्स, यहाँ ईडी सीधी जुड़ गई इसके डिसाइडेड, ये और ये एक ही है, फिर डिसाइडिंग, और ऐसे ही पास, पासिस, पास्ट, पास्ट, पासिंग। लेकिन ये भंग हो रहा है क्रम यहाँ पर राइट में देते तो यहाँ पर राइट से यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ पर ईडी सीधे नहीं जुड़े, रोट बदल गई है, यहाँ ईएन में फिर बदल गई रिटर्न, ये दोनों तो एक थी, ये दोनों एक भी नहीं रहती हैं। ऐसे ही इसमें देखो ये बदल गई, ये यहाँ पर बदल गई, ये वापस यही आ गई यहाँ वाली, और यहाँ पर भी यही आ गई, ईडी लिया ही नहीं इसने, यहाँ पर भी कोई फॉर्म नहीं बनी। तो कहने का मतलब क्या है? कुछ वर्ब तो ऐसी हैं जो सीधा पैटर्न एक्सेप्ट कर लेती हैं, और कुछ वर्ब ऐसी हैं जो अपनी फॉर्म में सीधा पैटर्न एक्सेप्ट नहीं करती हैं। जो सीधा पैटर्न एक्सेप्ट कर लेती हैं, जैसे डिसाइड और पास ने एक्सेप्ट कर लिया, उनको कहते हैं रेगुलर वर्ब्स। उनको क्या कहते हैं? रेगुलर वर्ब्स कहते हैं उनको रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। ऐसी वर्ब्स जो अपनी फॉर्म का सीधा पैटर्न स्वीकार कर लेती हैं, सीधा एस या एस स्वीकार कर लिया, सीधा ईडी स्वीकार कर लिया, और ये फॉर्म एक ही रखें अपनी, सीधा आईएनजी, सीधा टू इन्फिनिटिव स्वीकार कर लिया, तो वो रेगुलर वर्ब कहलाती हैं। और अगर ये बीच में कहीं पर बदल जाएं, सीधा पैटर्न स्वीकार नहीं करें, तो उन वर्ब को हम कहते हैं इरेगुलर वर्ब्स। जैसे ये 2 वर्ब हमारी इरेगुलर वर्ब्स हैं, इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं इनको। ये 2 वर्ब राइट और रीड यहाँ पर इरेगुलर वर्ब है। यहाँ पर देखो कि 5वें फॉर्म पर यहाँ पर देखते हैं अपन, तो टू डिसाइड और डिसाइड इन्फिनिटिव के दो रूप हो सकते हैं। ये टू सहित भी हो सकता है और बिना टू का भी हो सकता है। जब ये बिना टू का होता है इतना ही, तब आप देखो इसमें मिल रहा है, शक्ल में इसमें मिलता है, लेकिन ये नहीं होता है, ये दूसरा होता है। जैसे मैं कहूँगा ही,
यहाँ पर ही डिसाइड्स इट सून, ये लो यहाँ पर इसमें टेंस है। लेकिन मैं कहूँ ही इज, यहाँ पर मैं कह दूँ ये लो, इसको इस प्रकार से कर दें थोड़ा सा, यहाँ ही डिसाइड था, ये तो डिसाइड, और मैं कह दूँ लेट हिम डिसाइड इट सून। एक बात देखते हैं तो ये और ये फॉर्म दोनों एक सी लगती हैं, वापस वही लगती है, लेकिन वो नहीं है। ये फॉर्म है, यहाँ पर ये फॉर्म है, इन्फिनिटिव फॉर्म क्यों है इस पर हम बाद में विचार करते हैं। एक बार हम रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब को देखते हैं। देखिए रेगुलर वर्ब कौन सी है, किसको हम रेगुलर वर्ब कहेंगे। ए रेगुलर वर्ब इज द वन, ए रेगुलर वर्ब इज द वन, ए रेगुलर वर्ब इज द वन, ए रेगुलर वर्ब इज द वन। रेगुलर वर्ब वो वर्ब है, इज द वन। ए पहला पॉइंट है इसका, दैट है, दैट कैन डायरेक्टली, जो सीधा एक्सेप्ट कर सके, डायरेक्टली एक्सेप्ट्स, जो सीधा एक्सेप्ट कर सके, इट्स एस फॉर्म, अपने एस फॉर्म सीधी ले ले, जो एस फॉर्म, जैसे यहाँ पर ये फॉर्म सीधी ले ले, बदले नहीं। जैसे डिसाइड ने सीधी ले ली, पास ने सीधी ले ली, यहाँ पर तो राइट और रीड भी सीधी ले रहे हैं, लेकिन अगर हैव होता तो हैव तो सीधी नहीं लेता, हैव के फॉर्म एस लगाते ये हैज बन जाता, सीधी नहीं ले रहा। तो ये फॉर्म सीधी लेनी चाहिए। और दूसरी बात, ये फॉर्म भी सीधी ले, दैट कैन डायरेक्टली, जो सीधी एक्सेप्ट कर सके, एक्सेप्ट इट्स ईडी फॉर्म, जो अपनी ईडी फॉर्म भी सीधी एक्सेप्ट कर ले, सीधी एक्सेप्ट कर ले, ये ईडी फॉर्म सीधी एक्सेप्ट कर ले। जैसे डिसाइड ने तो सीधी एक्सेप्ट कर ली, राइट ने तो नहीं किए, रोट, ये बदल गया। और तीसरी बात है दैट हैज, जिसमें दैट हैज द सेम, जिसकी एक जैसी फॉर्म हो, ईडी फॉर्म, ईडी एंड ई एन फॉर्म्स, ये एक ही हो, एक हो। जैसे ये फॉर्म और ये फॉर्म एक ही हो, जैसे डिसाइड की तो एक सी है, पास की एक सी है, लेकिन राइट की तो एक सी नहीं है। और चौथी विशेषता इसकी होती है दैट हैज, जिसकी कुल, दैट हैज एज ए टोटल 5 फॉर्म्स, जिसमें कुल, जिसकी कुल 5 फॉर्म ही बनती हों। जैसे मैंने 6 बताई है, फिर भी रेगुलर वर्ब की कुल 5 रूप फॉर्म ही बनती है। जैसे ये बन गई डिसाइड की एक, तो ये है डिसाइड 1, डिसाइड्स 2, डिसाइडेड 3, अब ये तो एक ही है, ये एक ही है, एक ही आगे, इसलिए इसकी काउंटिंग नहीं करें हम। ये डिसाइडिंग 4 और डिसाइडिंग 5, इस रेगुलर वर्ब की 5 फॉर्म बनती हैं। जब किसी वर्ब की फॉर्म के साथ ये चारों पॉइंट एक साथ लगें तो वो वर्ब रेगुलर वर्ब है। अगर इनमें से कोई भी एक पॉइंट नहीं लगता है तो वर्ब इरेगुलर है। कोई भी वर्ब को देख लीजिए आप ब्रेक को देखोगे, यहाँ पर ब्रेक है, BREAK, ब्रेक, यहाँ पर तो ब्रेक सही है, यहाँ बदल जाएगा ब्रोक हो जाएगा, तो ये इरेगुलर है। आप यहाँ पर हैव को देख लीजिए, आपका हैव तो यहीं पर बदल गया, ये तो हैव यहाँ पर बदल जाएगा, ये हैज हो जाएगा। बस एक विशेषता नहीं मिलती, ये इरेगुलर है। तो हम आगे चलते हैं। रेगुलर और इरेगुलर फॉर्म के बारे में जानकारी लेने के बाद में एक प्रश्न हमारे दिमाग में आता है कि आर द प्राइमरी वर्ब्स, कि प्राइमरी वर्ब्स हैं वो रेगुलर हैं और इरेगुलर हैं। अभी हम थोड़ा ये विचार कर लें कि प्राइमरी वर्ब्स होती क्या हैं। देखोगे प्राइमरी वर्ब्स हैं, उन पर विचार करने के लिए एक बार कुछ एक सेंटेंस की मदद लेते हैं, हम पीछे चलते हैं। यहाँ पर इन्हीं सेंटेंस में यहीं पर देख लेंगे हम वर्ब, प्राइमरी वर्ब क्या होती है। ट्रेडिशनल ग्रामर ने किसी वाक्य को 2 ही भागों में बांटा था। ट्रेडिशनल ग्रामर ने किसी वाक्य को 2 ही भागों में बांटा था। कौन सा? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ट्रेडिशनल ग्रामर के ने वाक्य को 2 भागों में बांटा था, एक तो सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट।
सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट देख लो, उसके बाद में बचा हुआ वाक्य पूरा प्रेडिकेट है। ये ट्रेडिशनल ग्रामर के दो पार्ट बनाए हुए हैं। इस वाक्य में हम देखें माय सिस्टर सब्जेक्ट है, बाकी पूरा इधर प्रेडिकेट है। इस वाक्य में आप देखोगे यू सब्जेक्ट है, बाकी पूरा इधर आगे देखोगे ये प्रेडिकेट है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट देखना, कॉम्प्लीमेंट देखना, एडवर्बियल देखना, ये तो मॉडर्न ग्रामर का काम है, मॉडर्न ग्रामर ने देखा है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये दो ही पार्ट बनाए थे, किसने? ट्रेडिशनल ग्रामर ने। अब आप देखेंगे यहाँ पर अगर ऐसा है तो हमें थोड़ा सा इसमें देखते हैं और कि देखो माय सिस्टर को देखते हैं हम। माय सिस्टर, इसमें सब्जेक्ट माय सिस्टर है, माय सिस्टर सब्जेक्ट, बाकी का प्रेडिकेट। आगे चाहे इंग्लिश आप मत लिखो, इसमें रीड सकेला लिख दो तो भी प्रेडिकेट बन जाता है। रीड सकेला लिखो तो भी, यू सर्व द कंट्री, यू सर्व आप सेवा करते हो, बस इतने से भी प्रेडिकेट बन जाता है। सी स्पीक्स, इतने से ही प्रेडिकेट बन जाता है। लेकिन आर से नहीं बनता, दे आगे वाला नहीं लिखे तो आर अकेला नहीं बना सकता। तो यहां पर कुछ वर्ब तो ऐसी हैं जो अकेली प्रेडिकेट बना सकती हैं और कुछ वर्ब ऐसी हैं जो अकेली प्रेडिकेट नहीं बना सकती, उनके साथ कुछ और लिखना पड़ता है। तो अब यहाँ पर एक पॉइंट पर हम यहाँ पर आए हैं, वो पॉइंट अपना कौन सा है कि ट्रेडिशनल ग्रामर के आधार पर ट्रेडिशनल ग्रामर ने प्रेडिकेट के आधार पर वर्ब को दो भागों में बांटा है। हमें ट्रेडिशनल ग्रामर का था प्रेडिकेट, ट्रेडिशनल ग्रामर ने नहीं बांटा तो मॉडर्न ग्रामर ने है। ये दो प्रकार वर्ब के मॉडर्न ग्रामर ने ढूंढे हैं, लेकिन प्रेडिकेट ट्रेडिशनल ग्रामर का था। तो हम ये कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेडिकेट, प्रेडिकेट के आधार पर वर्ब्स आर ऑफ टू टाइप्स। वर्ब्स हैं वो दो प्रकार की हैं, आर ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार की हैं वर्ब्स प्रेडिकेट के आधार पर। दो प्रकार की कौन कौन सी हैं? पहला तो प्रकार है वर्ब का ये प्राइमरी वर्ब, जो अकेली प्रेडिकेट नहीं बना पाए, प्राइमरी वर्ब्स कौन सी हैं? प्राइमरी वर्ब्स वो हैं जो अकेली प्रेडिकेट नहीं बना पाए। दैट एलोन जो अकेली, कांट मेक ए प्रेडिकेट, जो अकेली प्रेडिकेट ना बना पाए वो वर्ब होती हैं प्राइमरी वर्ब्स। ऐसी वर्ब कौन कौन सी हैं? ऐसी वर्ब हैं देखो, हैव है एक तो, और एक डू है, और एक बी है। बी में इजेमार वोजवर ये सब आ जाएंगे। मैं नहीं कह सकता, ऐसा नहीं कह सकता मैं आई हैव, अब ये तो कोई वाक्य नहीं बना। हाँ, मैं आगे लिखूं आई हैव ए बुक, अब तो वाक्य बन गया। तो कहने का मतलब मुझे कुछ एक्स्ट्रा लिखना पड़ता है तो ये वर्ब अस्तित्व में आती है, वरना अकेली नहीं आ सकती, अकेली प्रेडिकेट नहीं बना पाती है। दूसरी बात है यहाँ पर फुल वर्ब कौन सी हैं? फुल वर्ब्स वो हैं दैट एलोन, जो अकेली प्रेडिकेट बना दें। दैट एलोन कैन मेक प्रेडिकेट, जो अकेली प्रेडिकेट बना दें, कैन मेक ए प्रेडिकेट अकेली प्रेडिकेट बना दें, वो फुल वर्ब हैं। जैसे मैं कहूँगा बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं। बॉयज प्ले, बच्चे खेलते हैं, ये लो बॉयज प्ले, बच्चे खेलते हैं। वी लर्न, हम सीखते हैं। दे कम, वे आते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर ये कम, ये लर्न, आगे और कुछ नहीं लिखा वाक्य में, फिर भी ये ऐसी वर्ब हैं जो वाक्य में सेंस प्रदान कर रही हैं या वाक्य बना देती हैं अकेली, अर्थात प्रेडिकेट बना सकते हैं, इसलिए फुल वर्ब कहते हैं इनको। हम ये कह सकते हैं फुल वर्ब कौन सी होती हैं? तो फुल वर्ब प्राइमरी वर्ब के अलावा अदर देन प्राइमरी वर्ब्स के अलावा प्राइमरी वर्ब्स और साथ में एंड मॉडल वर्ब्स, और मॉडल वर्ब्स के अलावा ऑल आर फुल वर्ब्स, बाकी सब फुल वर्ब हैं। इनके अलावा बाकी सारी फुल वर्ब हैं। प्राइमरी वर्ब अकेले नहीं आ सकती, मॉडल वर्ब अकेले नहीं आ सकती, क्योंकि मॉडल तो केवल ऑक्सिलरी का ही काम करते हैं। अब हम देखेंगे प्रश्न हमारा ये है कि प्राइमरी वर्ब हमारी रेगुलर है या इरेगुलर। प्राइमरी वर्ब हमारे पास में
3 वर्ब्स आई हैं, ये 3 प्राइमरी वर्ब हैं। ये रेगुलर हैं या इरेगुलर हैं, उसी पैटर्न में डालकर देखेंगे हम। वही पहले वाला पैटर्न है, ये रहा देखो, ये वर्ब लिखी हुई है ऐसी, इसमें डालकर देख लेंगे हम। इसमें देखेंगे, देखिए सबसे पहले हम हैव को देखते हैं। तो हैव, यहाँ पर हैव रहेगा बेस फॉर्म में, यहाँ पर एस लगते ही हैव हैज हो जाएगा, यहाँ पर ये हैड हो जाएगा, यहाँ भी बदल गया। तो सीधा ईडी एक्सेप्ट नहीं किया इसने, सीधा एस एक्सेप्ट नहीं किया, जैसे रीड नहीं कर रखा, रीड्स सीधा एक्सेप्ट करता तो ये हाउस होता, एस आगे आता, लेकिन ऐसा एक्सेप्ट नहीं किया, बदल गया है। यहाँ पर ये हैड ही रहेगा, यहाँ पर हैविंग होगा, यहाँ पर ये टू हैव भी हो सकता है, सिर्फ हैव भी हो सकता है। कहाँ बिना टू का इन्फिनेटिव आता है और कहाँ इन्फिनेटिव है बिना टू का आता है और कहाँ ये है टू सहित आता है, इस बात पर हम बाद में विचार करेंगे। अब देखिए, हालांकि हैव की फॉर्म तो A1 2 और 3 और 4 5 ही बनी है, लेकिन 5 बनी तो क्या हुआ, ये यहाँ पर डायरेक्टली एस एक्सेप्ट नहीं किया इसने, ईडी भी डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं किया, 2 रूल में विफल हो गया है, इसलिए ये हैव इरेगुलर वर्ब है। आगे डू को देखिए हम, तो डू को देखते हैं, डू है और यहाँ पर ईएस लगती है, डज हो गया। एस या ईएस तो इसने डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन ईडी डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं किया, ये बदल गया डिड। यहाँ पर और बदल गया ये डन, और यहाँ पर फिर बदल गया ये डूइंग, और यहाँ पर डूइंग हो गया, और यहाँ पर डूइंग को थोड़ा सा अच्छा लिख दें, डूइंग हल्का वर्ड नहीं है, ये लो डूइंग। और यहाँ पर देखें तो ये टू डू भी हो सकता है और या सिर्फ डू भी हो सकता है। क्योंकि ये भी बदल रहा है, इसलिए ये इरेगुलर वर्ब हुआ। आगे देखेंगे हम, इसके बाद में हम देखते हैं इज को देख लें, बी को देख लें। देखो बी तो पहले यहाँ पर ही बदल जाती है, बी को देखें अगर हम, तो बी को तो बाहर लिखना पड़ेगा क्योंकि यहीं पर ही बदल जाती है, क्योंकि ये जो वर्ब है ये प्रेजेंट डिफिनिट टेंस में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आने वाली है अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो यहाँ पर बी का रूप आर होता है। ये लो पहले ही खांचे में बी बदल गई है यहाँ पर, और आगे यहाँ पर बी का रूप होता है सिंगुलर रूप इज और एम, 2 हुआ बी का रूप यहाँ पर बी का रूप वॉज और वर 2 हुआ यहाँ पर बी एक ही बीन रही, यहाँ पर बी बीइंग रही, और यहाँ पर इन्फिनेटिव में टू बी भी हो सकती है, सिर्फ बी भी हो सकती है। ये देखो बी की ज्यादा फॉर्म हो गई, 1 2 ये होगी 3 और ये 2 और होगी 5 6 7 8, बी की टोटल 8 फॉर्म हो गई हैं। इसका मतलब 8 फॉर्म तो किसी भी इरेगुलर वर्ब की नहीं होती हैं, इसलिए बी इज द मोस्ट इरेगुलर वर्ब इन होल इंग्लिश ग्रामर। पूरी इंग्लिश ग्रामर में बी है ये सबसे ज्यादा इरेगुलर वर्ब है, इसको कह देंगे हम द मोस्ट इरेगुलर वर्ब, ये सबसे ज्यादा इरेगुलर वर्ब है। कौन? हमारी बी। अब इसके बाद में देखते हैं, देखो सबसे कम इरेगुलर कौन सी है। अब सबसे कम तो बाकी की और वर्ब भी चलती रहती है। एक बात हम कह सकते हैं कि प्राइमरी वर्ब हैं 3 हैं और 3 प्राइमरी वर्ब्स आर इरेगुलर, तीनों ही प्राइमरी वर्ब्स हैं वो इरेगुलर हैं। अब आगे चलते हैं हम, और कुछ क्वेश्चन आए हैं अपने पास में, अभी जो पढ़ा इसके बारे में क्वेश्चन साथ साथ हल करेंगे। प्रयास करो देखें हल करने का, आप भी कर सकते हो क्या? चलिए करते हैं अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेगुलर वर्ब। इरेगुलर वर्ब कौन सी है? आर्टिकुलेट, रिसीव, सेल, फेल, इन तीनों की आप बनाओगे। फेल ये तो एस फॉर्म तो सभी ले लेंगे बराबर ही है, ये इसके ईडी फॉर्म लगाकर देख लो, ये फेल्ड हो जाएगी, फेल का फेल्ड हो जाएगा, ये लो। और यहाँ पर रिसीव का रिसीव्ड हो जाएगा, रिसीव्ड है। यहाँ पर भी आर्टिकुलेटेड आगे डी आ जाएगा, सेल का ईडी नहीं आएगा, सोल्ड होगा, ये बदल जाएगी, इसलिए इरेगुलर वर्ब सेल है। ऐसे ए रेगुलर वर्ब इज द वन, रेगुलर वर्ब वो है दैट हैज एज ए टोटल 5 फॉर्म्स। यस, रेगुलर वर्ब में 5 फॉर्म्स होनी चाहिए, दैट हैज डिफरेंट ईडी एंड ईएन फॉर्म्स। नो, उसमें ईएन और ईडी और ईएन डिफरेंट नहीं होती, रेगुलर फॉर्म में तो एक ही होती हैं। दैट है नो एस फॉर्म, एस फॉर्म भी रेगुलर वर्ब की होती है, रेगुलर फॉर्म की होती है। दैट हैज ए सर्टेन टेंस, यस टेंस भी हो, टेंस हैज ए सर्टेन टेंस, एक निश्चित टेंस होता है, एक ही टेंस की बात नहीं, किसी भी टेंस में हो सकती है। तो इसका मतलब ये बात सही है यहाँ पर कि 5
फॉर्म उसकी होती हैं। हमने अभी अभी देखो रेगुलर और इरेगुलर में हमने देखा है अभी यहाँ पर कि रेगुलर वर्ब वो है जो सीधी एस फॉर्म एक्सेप्ट कर ले, जो सीधी अपनी ईडी फॉर्म एक्सेप्ट कर ले, और जिसकी ये दोनों फॉर्म एक ही हों और जिसकी तो कुल मिलाकर के 5 ही फॉर्म बनती हों, तो वो रेगुलर। इनमें से एक भी विशेषता नहीं मिली तो वो वर्ब हमारी क्या हो जाएगी, इरेगुलर हो जाएगी। अब देखेंगे आगे, फाइंड आउट व्हाट्स नॉट राइट ट्रू, सही क्या नहीं है वो हमें पता लगाना है। ऑल द प्राइमरी वर्ब्स आर इरेगुलर वर्ब्स, सारी प्राइमरी वर्ब से ही इरेगुलर हैं। बिल्कुल, ये बात तो एकदम सही है, इसको तो हम उत्तर में नहीं मानेंगे। नॉट ट्रू, आप ऐसा क्या करो, ऐसा क्वेश्चन आता है तो इस नॉट ट्रू को ऐसे राउंड कर दो और यहाँ पर आप रॉन्ग लिख दिया करो कि अब आपको रॉन्ग ढूंढना, वरना आप ट्रू ढूंढ लोगे। तो ये तो रॉन्ग नहीं है। हैव इज द मोस्ट इरेगुलर वर्ब, नहीं, यही बात इरेगुलर है। मोस्ट इरेगुलर वर्ब तो बी है। बी हैव एज ए टोटल 8 फॉर्म्स, ये बात तो सही है, इसलिए ये भी गलत हो गया अपना। ए फुल वर्ब में बी रेगुलर और इरेगुलर, बिल्कुल फुल वर्ब रेगुलर भी हो सकते हैं, इरेगुलर भी हो सकती है, तो रॉन्ग यही है। हैव इज द मोस्ट इरेगुलर वर्ब, हैव इज नॉट द मोस्ट इरेगुलर वर्ब, द मोस्ट इरेगुलर वर्ब इज बी। अब आगे चलते हैं हम। अब हम एक कॉन्सेप्ट देखेंगे वर्ब में, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब का कॉन्सेप्ट देखेंगे। फाइनाइट वर्ब क्या होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है। आज अगर ध्यान से आप इसको पढ़ोगे तो आपका फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब का कॉन्सेप्ट है वो बदल जाएगा। देखेंगे यहाँ पर क्या है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब, हम देखते हैं यहाँ। सबसे पहले आप देखिए क्या है फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब, उसको पर विचार करते हैं। ये वर्ब फॉर्म तो हम सीखते हुए आ रहे हैं, रेगुलर इरेगुलर वर्ब की फॉर्म देख रहे हैं, 6 फॉर्म्स हम बना रहे हैं यहाँ पर। एक बात ध्यान में रखो, अभी अभी हमने पहले विचार किया था कि देखो ये इसमें टेंस है, इसमें टेंस है, यहाँ पर इसमें कौन सा टेंस है, यहाँ पर ये मानो इसमें प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस है। ध्यान से देखोगे तो ये टेबल सारे टेंस बता देगी। यहाँ पर ये प्रेजेंट टेंस है, ये भी प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस दोनों है, और ये पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस है। ये मानो इन तीनों में कोई भी टेंस नहीं है। जिस मेन वर्ब में टेंस होता है, जिस टेंस की मेन वर्ब में टेंस है, वो टेंस दो है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट तो वहां पर तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बाकी हेल्पिंग वर्ब जहां पर चाहिए यहाँ की तो भी इधर से ले लेंगे हम। मेन वर्ब में लगता तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और ये पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन मान लो आपके पास में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहाँ कैसे मिलेगा इसमें, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कोई भी परफेक्ट टेंस हो उसमें हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म ये रही, तो फॉर्म तो थर्ड फॉर्म यहाँ से लो आप, और प्रेजेंट यहाँ से लो आप, यहाँ से लो प्रेजेंट, हैज और हैव ले लो, इसका हैज और हैव थर्ड फॉर्म यहाँ से ले लो। आप मान लीजिए पास्ट इंडेफिनिट लगाते हो, पास्ट इंडेफिनिट में ये रहा बिना नोट वाला अफर्मेटिव, और अगर नोट लगा तो हेल्पिंग वर्ब लेनी है तो हेल्पिंग वर्ब आप इनमें से ले लो, बी वर्ब हैं, बी वर्ब हैं वो सारी हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों के रूप में काम में आ सकती हैं। लेकिन यहाँ से अगर आप मेन वर्ब लेते हेल्पिंग लेते तो यहाँ से ले लो, इनसे डिड ले लिया, और फिर उसके बाद में बिना टू का इन्फिनिटिव ये डू आ गया इसमें साथ में, या कोई सी वर्ब ले लो इनमें से। इस प्रकार से टेंस का आकलन यहाँ पर लगता है। एक बात मोटे मोटे तौर से हमने पहले भी विचार किया, अब दोबारा विचार करते हैं। टेंस केवल इन 3 फॉर्म में होते हैं, ये कहलाते हैं टेंस्ड फॉर्म्स। वर्ब की 3 फॉर्म टेंस वाली होती हैं। 3 फॉर्म में वर्ब की टोटल 6 फॉर्म्स होती हैं, जिनमें 3 में टेंस होता है और 3 में टेंस नहीं होता है। ये फॉर्म इसके हैं टेंस लेस फॉर्म्स, टेंस लेस फॉर्म्स, ये टेंस लेस फॉर्म्स हैं। हमने अभी भी विचार किया था, इस फॉर्म का ट्रेडिशनल ग्रामर ने नाम इन्फिनिटिव दिया, अच्छा नाम है, इस फॉर्म का नाम इन्फिनिटिव दिया, हम भी इसको बरकरार रखते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल ग्रामर ने बेतुक के नाम भी दिए हैं, जैसे VING है, इसको नाम दिया प्रेजेंट पार्टिसिपल का, इसमें प्रेजेंट टेंस है ही नहीं, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, बेतुक की टर्म है, कोई काम की नहीं है, इसको जितना जल्दी छोड़ दें उतना ही फायदे में रहते हैं। ये EN है, इसको पास्ट पार्टिसिपल कह दिया ट्रेडिशनल ग्रामर ने, कोई मतलब नहीं, इसमें टेंस होता ही नहीं है, इसमें टेंस होता ही नहीं, काहे का पास्ट है, पास्ट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल बेतुक की टर्म है, कोई इसका सेंस ही नहीं है पार्टिसिपल का। इसके बजाय इसको ING फॉर्म या EN फॉर्म कह दो, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब एक बात है, टेंस्ड
अब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं यहाँ पर कि ए वर्ब हैज एज ए टोटल 6 फॉर्म्स, आउट ऑफ इस फर्स्ट 3 आर टेंस्ड फॉर्म्स एंड द नेक्स्ट 3 आर टेंसलेस फॉर्म्स। इनमें टेंस होता है, इनमें टेंस नहीं होता है। जिनमें टेंस होता है उनको फाइनाइट फॉर्म्स कहते हैं। वर्ब के जिन फॉर्म में टेंस होता है उन्हीं को फाइनाइट फॉर्म्स कहते हैं, फाइनाइट फॉर्म्स कहते हैं। जिनमें टेंस नहीं होता है उसको नॉन फाइनाइट फॉर्म्स कहते हैं, उनको नॉन फाइनाइट फॉर्म्स कहते हैं। तो हम ये बात कह सकते हैं कि वर्ब के 6 फॉर्म्स होती हैं टोटल, इनमें से पहली 3 हैं वो फाइनाइट फॉर्म होती हैं और बाद वाली 3 हैं वो नॉन फाइनाइट फॉर्म होती हैं। सीधी सी बात इतनी बड़ी है। अब हम देखेंगे, देखिए डिसाइड है फाइनाइट वर्ब है, डिसाइड्स फाइनाइट वर्ब है, ये भी फाइनाइट वर्ब है। डिसाइडेड ये नॉन फाइनाइट, डिसाइडिंग ये भी नॉन फाइनाइट, टू डिसाइड हो चाहे अकेला डिसाइड हो नॉन फाइनाइट है। इन वाक्यों में हम देखें सी लिव्स देयर, इस वाक्य में देखो ये वर्ब यहाँ पर ये फॉर्म आ रही है, तो ये फाइनाइट फॉर्म है। कैसी फॉर्म है ये फाइनाइट फॉर्म है। हम इसके लिए लिख सकते हैं फाइनाइट वर्ब, ये वर्ब फाइनाइट वर्ब है। यहाँ पर हैव डन, इसमें देखो वर्ब फ्रेज इतनी बड़ी है, इस इतनी बड़ी वर्ब फ्रेज में हैव तो यहाँ पर है, ये फाइनाइट है, ये है फाइनाइट फॉर्म है, फाइनाइट वर्ब है। लेकिन डन तो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब, डन नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि डन देखो इसमें चला गया। यहाँ पर आगे देखते हैं हम फाइनाइट फॉर्म ही देखूंगा अब कौन सी है। इसमें देखते हैं ये वर्ब फ्रेज है हमारी, इतनी बड़ी वर्ब फ्रेज है यहाँ तक, ये इसमें फाइनाइट फॉर्म सिर्फ ये एक ही है, कुड ही है। यहाँ पर कुडेंट मान लो, इसमें कुड है, यही है, क्योंकि कुड हमारा इसमें है, यहाँ पर आएगा मॉडल है कुड, तो सारे मॉडल ही फाइनाइट फॉर्म हैं, फाइनाइट वर्ब हैं। ये बात ध्यान में रखो, ऑल मॉडल्स आर फाइनाइट वर्ब्स, ऑल मॉडल्स आर फाइनाइट वर्ब्स, आर फाइनाइट वर्ब्स, आर फाइनाइट वर्ब्स। कोई भी मॉडल कभी भी नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं बनता है। हाँ, तो यहाँ पर हम देखेंगे ये मॉडल है इसलिए फाइनाइट है, ये नॉन फाइनाइट है। एक वर्ब फ्रेज में एक ही वर्ब फाइनाइट होती है, केवल पहली वर्ब फाइनाइट होती है। अब ये इतनी बड़ी वर्ब फ्रेज थी, इसमें पहली वर्ब कुड हो गई, अब यही फाइनाइट होगी, ये नॉन फाइनाइट है। अब ये नॉन फाइनाइट है तो कौन सी वर्ब है, ये है यहाँ वाली है, इन्फिनिटिव है। अकम्प्लिश्ड ये नॉन फाइनाइट है, नॉन फाइनाइट है तो कौन सी है, ये जिसको हम थर्ड फॉर्म बोलते हैं, इनमें है ई फॉर्म है, क्या थर्ड फॉर्म में आती है। अब देखना वहाँ इसमें एक वर्ब फ्रेज ये आ गई वांट और एक टू टीच आ गई, पता ही चल रहा है इसको देखने से कि नॉन फाइनाइट है। और ये है ये अपनी फाइनाइट है, फाइनाइट हमारी ये है, ये वांट हमारी फाइनाइट है। अब देते हैं ही वांट्स टू गाइड मी, ये 2 वर्ब फ्रेज आ रही हैं, ये वांट्स है फाइनाइट है, इसको मैं राउंड कर देता हूँ, ये हमारी नॉन फाइनाइट है, पता चल रहा है देखने से। हैविंग बीन गाइडेड बाय मी ही गॉट सिलेक्टेड, इस वाक्य में 2 वर्ब फ्रेज हैं, एक तो ये वर्ब फ्रेज है देखो, ये फाइनाइट वर्ब फ्रेज है, ये फाइनाइट वर्ब फ्रेज है। एक वर्ब फ्रेज हमारी ये हो गई यहाँ पर हैविंग बीन गाइडेड, ये हैविंग यहाँ आई है, नॉन फाइनाइट है भाई। बीन ये कहाँ से है, बीन ये लो ये रही, ये भी नॉन फाइनाइट है। गाइडेड है, गाइडेड इसमें से है, इसमें थर्ड फॉर्म में से ही, तो ये भी नॉन फाइनाइट है, ये नॉन फाइनाइट है। फाइनाइट यहाँ पर इसमें ये गोट है। ओपन द विंडो, इसको हम और बाद में देखते हैं। अब एक बात देखो, जहां फाइनाइट वर्ब आई उसकी तरफ एक बार दोबारा नजर डालो, यहाँ लिव्स फाइनाइट वर्ब आई है, इस लिव्स के ठीक पास में सब्जेक्ट है, इसका मतलब फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट सहित होती है। एक बात हमेशा ध्यान में रखो, ए फाइनाइट वर्ब फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट वर्ब ऑलवेज रिमेन्स देयर, रहती है, रिमेन्स देयर विद ए सब्जेक्ट, देयर विद ए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सहित होती है, इसके साथ सब्जेक्ट होता है, विद ए सब्जेक्ट एंड नियरर टू सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के ज़्यादा नज़दीक होती है, एंड नियरर टू सब्जेक्ट। यहाँ नियरर टू सब्जेक्ट का मतलब है उस वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में दूसरी वर्ब नहीं होती है, ये है फाइनाइट वर्ब, हमेशा ध्यान में रखो। फाइनाइट वर्ब है वो सब्जेक्ट सहित होती है और सब्जेक्ट के नज़दीक होती है, ज़्यादा नज़दीक होती है। ये सब्जेक्ट सहित है, इसके और सब्जेक्ट के बीच में कोई दूसरी वर्ब नहीं, इसलिए ये फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब क्यों है, क्योंकि ये सब्जेक्ट है इसके पास। दूसरी बात, इसके और इस वर्ब के बीच में दूसरी वर्ब नहीं है, इसलिए ये फाइनाइट वर्ब है। एव है, एव फाइनाइट वर्ब क्यों है, क्योंकि सब्जेक्ट सहित है और सब्जेक्ट और इसके बीच में दूसरी वर्ब नहीं है। ये डन है, ये फाइनाइट वर्ब क्यों नहीं है,
क्योंकि सब्जेक्ट तो इसके पास में भी है, लेकिन इसके और सब्जेक्ट के बीच में दूसरी वर्ब है और फाइनाइट वर्ब एक ही होती है। फाइनाइट वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में दूसरी वर्ब नहीं होती है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में भी हम ऐसा कह सकते हैं, ए नॉन फाइनाइट वर्ब इज द वन, ए नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब इज द वन, जो वो है, जो वन दैट इज, जो कि, दैट इज जो कि है, आइदर विदाउट ए सब्जेक्ट, जो या तो बिना सब्जेक्ट के है, विदाउट ए सब्जेक्ट, जो या तो बिना सब्जेक्ट के है, और अवे फ्रॉम सब्जेक्ट, या सब्जेक्ट से दूर है। सब्जेक्ट से दूर होने का मतलब क्या हुआ, मतलब है उस वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में दूसरी वर्ब है। ये नॉन फाइनाइट वर्ब है हमारी, ये मान लो। यहां पर अकम्प्लिश नॉन फाइनाइट वर्ब इसलिए है क्योंकि सब्जेक्ट से दूर है। वांट है फाइनाइट वर्ब इसलिए है सब्जेक्ट के नजदीक है। टू टीच इसलिए है ये नॉन फाइनाइट वर्ब क्योंकि सब्जेक्ट से दूर है, और बिना सब्जेक्ट के हम ये भी कह सकते हैं। वांट्स है, ये वांट्स सब्जेक्ट के नज़दीक है इसलिए फाइनाइट वर्ब है। टू गाइड सब्जेक्ट से दूर है इसलिए नॉन फाइनाइट वर्ब है। यहाँ पर हैविंग है, ये बिना सब्जेक्ट के है, देखो सब्जेक्ट है ही नहीं इसलिए नॉन फाइनाइट है। ये नॉन फाइनाइट पहली होती, फाइनाइट होती तो बाकी की तो फाइनाइट होने का सवाल ही नहीं है। ये सब्जेक्ट के पास में है, ये इसका सब्जेक्ट है इसलिए ये फाइनाइट वर्ब है। अब आप बताओ ओपन हमारी फाइनाइट वर्ब है या नॉन फाइनाइट वर्ब है? देखो बिना सब्जेक्ट के है, सब्जेक्ट है ही नहीं इसलिए नॉन फाइनाइट वर्ब है। ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब में ये कौन सी फॉर्म है? ये रही नॉन फाइनाइट वर्ब की तीन फॉर्म है, इनमें से ये इन्फिनेटिव फॉर्म है, बिना टू का इन्फिनेटिव है। यदि सेंटेंस के शुरुआत में आती है वर्ब तो बिना टू का इन्फिनेटिव आता है। अगर टू इन्फिनेटिव आ गया तो बाद में दूसरी वर्ब और आ जाएगी, सब्जेक्ट की जगह आ जाएगी, फिर टू ओपन, इज टू अनलॉक, तो इस प्रकार से बाद में वर्ब और आ जाएगी। तो एक तो हमारे बहुत से साथी मानते हैं कि ये फाइनाइट वर्ब है, वो कहते हैं सब्जेक्ट है इसमें और सब्जेक्ट इसमें छुपा हुआ है यू। अरे भाई छुपा हुआ है तो लिख करके देखो, देखें इसको, यू को, यू ओपन द विंडो लिख करके देखो, देखें अगर ऐसा आप लिखोगे तो अब सेंस बदल गया। इसका मतलब तो आप खिड़की खोलते हो और इसका मतलब है खिड़की खोल दो। अगर ये सेंस दिलाओगे तो ये यहाँ पर कोमा लग जाएगा, आप खिड़की खोलो, अब है ये सेंस। और अब ये सब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट नहीं है इसमें। अब यह देखेंगे यहाँ पर, अब यहाँ ओपन द विंडो है, ओपन ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। फिर भी आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब क्यों है, आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट करके देख लो। सी सेड उसने कहा, और ओपन द विंडो ऐसे आगे चलेगा तो आप क्या करोगे, सी ऑर्डर्ड या सी आस्क्ड कर दोगे, आज बाद में टू ओपन ही तो होगा इसका। अगर इसमें टेंस होता तो ये ओपन हो जाता। अब भी ये इन्फिनेटिव है, अब भी इन्फिनेटिव है, अब बीच में आ गया तो टू इन्फिनेटिव आ गया, पहले शुरुआत में था तो सिर्फ इन्फिनेटिव रहा बिना टू का। आगे देखते हैं। तो अब देखिए फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब फ्रेज। अब तक हम समझ गए फाइनाइट वर्ब क्या होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है। फाइनाइट वर्ब में टेंस होना जरूरी है। होने को तो देखो इसमें इंग्लिश ग्रामर में 3 कंकोड होते हैं, टेंस कंकोड, टेंस कंकोड, टेंस कंकोड होते हैं। टेंस कंकोड है एक तो, अर्थात टेंस के अनुरूप वर्ब होती है, और एक होती है नंबर कंकोड, सब्जेक्ट के नंबर के अनुरूप वर्ब होती है, और तीसरा है पर्सन कंकोड। कई बार नंबर कंकोड नहीं लगता, पर्सन कंकोड लग जाता है। जैसे आई हैव ए कार, आई हैव ए कार, यहाँ पर पर्सन कंकोड है। आई फर्स्ट पर्सन के साथ में हैव आएगा, हैज नहीं आएगा, पर्सन कंकोड है। ये 2 कंकोड तो तभी एप्लीकेबल हैं जब टेंस लगता है, तभी। टेंस है तो ये कंकोड दोनों आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। जैसे आई कैन टीच यू, मैंने कहा आई कैन टीच यू, अब टेंस तो है ही, इसका मतलब वर्ब फ्रेज है आपकी, ये फाइनाइट वर्ब फ्रेज है, ये वर्ब फाइनाइट है।
लेकिन न तो नंबर का कोड है न पर्सन का कोड है। टेंस का होना जरूरी है फाइनाइट वर्ब में, हमेशा ध्यान में रखने की बात है। द टेंस का कोड इज द मोस्ट इसेंशियल फीचर ऑफ ए फाइनाइट वर्ब फ्रेज या फाइनाइट वर्ब। आप ये देखोगे, ये लो लिख लो, इस पॉइंट को नोट कर लो। द टेंस कंकोर्ड, द टेंस कॉन्कॉर्ड, कॉन्कॉर्ड, कॉन्कॉर्ड इज द मोस्ट इसेंशियल, इज द मोस्ट essential, most essential, essential feature, feature of a finite verb, of a finite verb, of a finite verb। ये इस प्रकार से आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। अब हम देखते हैं फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब को तो देख लिया, वर्ब फ्रेज को देखेंगे हम। देखो वर्ब फ्रेज हम सीख चुके हैं। वर्ब फ्रेज में, वर्ब फ्रेज सेंटेंस या क्लोज का कंप्लीट वर्ब एलिमेंट है, वो वर्ब फ्रेज है। वर्ब एलिमेंट इसका लीव्स है, ये है वर्ब एलिमेंट। अब वर्ब फ्रेज में मेन वर्ब का होना जरूरी है, ऑक्सिलरी हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, अधिकतम ऑक्सिलरी 4 तक हो सकती हैं। ये वर्ब फ्रेज हमारी। अब इस वर्ब फ्रेज, इसमें तो एक ही वर्ब है और ये पता है हमें ये फाइनाइट वर्ब है क्योंकि सब्जेक्ट है इसके साथ, इसलिए इस वर्ब फ्रेज को हम फाइनाइट वर्ब फ्रेज कहेंगे, फाइनाइट वर्ब फ्रेज कहेंगे। लेकिन मात्र इसको पहचान लेने से जरूरी नहीं हम फाइनाइट वर्ब फ्रेज पहचान ही जाएं। नीचे देखेंगे इसमें वर्ब फ्रेज ये है हैव और डन, इतनी बड़ी है। अब इसमें एक तो मेन वर्ब है, एक ऑक्सिलरी है। पहली वर्ब को देखो आप, पहली वर्ब हैव है, ये सब्जेक्ट के पास में है, ये फाइनाइट है, दूसरी तो नॉन फाइनाइट है। अगर किसी वर्ब फ्रेज की पहली वर्ब फाइनाइट है तो उस पूरी वर्ब फ्रेज को फाइनाइट वर्ब फ्रेज कहा जाता है। तो मैं ये पॉइंट लिख सकता हूं, इफ द फर्स्ट वर्ब, इफ द फर्स्ट वर्ब, इफ द फर्स्ट, आपको नोट करना चाहिए, इफ द फर्स्ट वर्ब ऑफ ए वर्ब फ्रेज, ऑफ ए वर्ब फ्रेज, ऑफ ए वर्ब फ्रेज, ऑफ ए वर्ब फ्रेज, verb phrase, if the first verb of a verb phrase, of a verb phrase is finite, अगर finite है, is finite, तो ऐसी स्थिति में complete verb phrase, the complete verb phrase is finite। तो पूरी verb phrase को ही complete verb phrase, phrase is considered, considered, तो पूरी verb phrase को ही माना जाता है considered ए फाइनाइट वर्ब फ्रेज, उसको फाइनाइट वर्ब फ्रेज माना जाता है, फाइनाइट वर्ब फ्रेज माना जाता है। ये लो, इस वर्ब फ्रेज की एक वर्ब, पहली वर्ब फाइनाइट है, इसलिए पूरी वर्ब फ्रेज को फाइनाइट वर्ब फ्रेज माना जाएगा, ये फाइनाइट वर्ब फ्रेज है। हालांकि फाइनाइट वर्ब फ्रेज में केवल एक ही वर्ब फाइनाइट होती है, पहली वर्ब फाइनाइट होती है, बाकी सारी वर्ब नॉन फाइनाइट होती है उसमें। ये यहाँ पर couldn't have accomplished, ये एक वर्ब फ्रेज है इस वाक्य की और इस क्लोज की। इसकी पहली वर्ब मॉडल है, इसलिए फाइनाइट वर्ब, मॉडल सारे फाइनाइट वर्ब होती हैं, इसलिए पूरी वर्ब फ्रेज को हम फाइनाइट वर्ब फ्रेज मानेंगे। आगे देखेंगे आई वांट यू टू टीच इंग्लिश, इसमें दो वर्ब फ्रेज है, मेन वर्ब दो होगी, एक तो वांट, एक टू टीच, दो वर्ब फ्रेज हैं इसमें। ये तो फाइनाइट, इसलिए इसको फाइनाइट वर्ब फ्रेज कहेंगे और ये नॉन फाइनाइट है, एन एफ वीपी, नॉन फाइनाइट वर्ब फ्रेज कहेंगे। सी वांट्स टू गाइड, दो वर्ब फ्रेज हैं, एक नहीं है, एक ये और एक ये, क्योंकि एक वर्ब फ्रेज में मेन वर्ब एक ही होती है, इनमें दो मेन वर्ब है, इसका मतलब दो वर्ब फ्रेज हैं। ये फाइनाइट वर्ब फ्रेज है पहली, अगली नॉन फाइनाइट वर्ब फ्रेज है। यहाँ पर देखेंगे हैविंग बीन गाइडेड, इतनी बड़ी वर्ब फ्रेज है, पहली वर्ब इसकी नॉन फाइनाइट है, इसका मतलब ये नॉन फाइनाइट वर्ब फ्रेज है, नॉन फाइनाइट वर्ब फ्रेज है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब फ्रेज है। अभी अभी हमने देखा था किसी वर्ब फ्रेज की अगर पहली वर्ब फाइनाइट है, पहली वर्ब फाइनाइट है तो वो पूरी वर्ब फ्रेज फाइनाइट वर्ब फ्रेज मानी जाती है। हालांकि फाइनाइट वर्ब उसमें एक ही होती है, वो पहली वर्ब होती है, बाकी की सारी वर्ब नॉन फाइनाइट होती हैं। इसके आधार पर हम ये मान सकते हैं जिस वर्ब फ्रेज की पहली वर्ब भी नॉन फाइनाइट है वो वर्ब फ्रेज नॉन फाइनाइट वर्ब फ्रेज है। ऐसे ही ओपन द विंडो, ये नॉन फाइनाइट वर्ब फ्रेज है, एन हम कह सकते हैं एन एफ वीपी, नॉन फाइनाइट वर्ब फ्रेज है। अब देखेंगे हम इसी के साथ में ही वर्ब फ्रेज सीख लेने के बाद डमी डू और इम्फेटिक डू दो टर्म हमारे पास में आती हैं। डू के बारे में हमने पढ़ा, ये प्राइमरी वर्ब है। डमी डू कौन सा, इम्फेटिक डू कौन सा है, इस पर हम सीखेंगे, थोड़ा विचार करेंगे। देखो डमी डू कब, जैसे से ये डू हर कहीं पर आता भी नहीं है। मैं कहूँ आई टीच यू, ये लो एक सेंटेंस है आई टीच यू,
और दूसरा सेंटेंस ये है आई डू नॉट टीच यू, आई डू नॉट टीच यू, टीच यू। और एक सेंटेंस मैं ये भी लिख दूं, तीसरा सेंटेंस अपने पास में आई डू टीच यू, आई डू टीच यू, डू टीच यू, आई डू टीच यू। अगर ये तीन सेंटेंस के आधार पर हम डमी डू और इम्पेटिक डू समझेंगे। डमी डू, आप दुकानों में डमी को देखते हो, कपड़ा बेचने वाली दुकान के गेट के सामने डमी खड़ी रहती है, कपड़े अच्छे से उसको पहना कर रखते हैं, यह संकेत देने के लिए कि भाई हमारी दुकान के कपड़े पहनोगे तो आप ऐसे लगोगे। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, देखना, वैसे ही डमी वहां पर आवश्यकता पड़ी तो दुकानदार ने खड़ा कर दिया डमी को, शाम को दुकान बढ़ाता तो डमी को ऐसे फेंकता सारे सामान के ऊपर, डमी का पता ही नहीं चलता किधर चली गई। तो वो डू जो आवश्यकता पड़ने पर लेते हैं हम, वो डमी डू है। आवश्यकता पड़ने पर लेते हैं वरना फेंक दें उसको, तो वो डमी डू है। यहाँ पर आई टीच यू, यहाँ पर डू नहीं आया, डू नहीं आया, लेकिन उसके बाद में हमें ऑपरेट नोट लगाने के लिए ऑपरेटर की जरूरत पड़ी, नोट लगाने के लिए ऑपरेटर की जरूरत पड़ी है। एक ये वर्ड मैंने अभी बोला है ऑपरेटर। ये ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर ये हेल्पिंग वर्ब का पहला टुकड़ा ऑपरेटर होता है। ऑपरेटर मीन्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ ए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का पहला टुकड़ा, हेल्पिंग वर्ब का या ऑक्सिलरी का पहला टुकड़ा ऑपरेटर होता है। जैसे यहाँ पर एक ही हेल्पिंग वर्ब है, ये है वो ऑपरेटर है। इसमें देखो हेल्पिंग वर्ब कुड है, दो हैं तो कुड ऑपरेटर है, नोट ऑपरेटर के लगता है कुडेंट हो गया। कोऑपरेटर इसलिए बोलते हैं कि ये सेंटेंस को ऑपरेट करता है। नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो नोट को यही जगह देता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना तो यही जल्दी से उठ करके सब्जेक्ट से पहले आता है। इसमें ऑपरेटर नहीं है। हैविंग बीन गाइडेड, इसमें हैविंग ऑपरेटर है। ये लो हेल्पिंग वर्ब का पहला टुकड़ा ऑपरेटर होता है। या ऑपरेटर इसके अलावा और भी होता है, या बी इज एम आर, बी में इज एम आर वॉज वर, ये चाहे हेल्पिंग वर्ब के रूप में आए चाहे मेन वर्ब के रूप में आए, ये ऑपरेटर हैं, ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पर ये नोट लगाने के लिए हमें ऑपरेटर लाना पड़ा। अब डू, ये लो नेगेटिव बनाए तो लाना पड़ा, अफर्मेटिव में था नहीं, जरूरत नहीं थी, तो ये डू है हमारा, डमी डू है, इसको डमी डू कहेंगे। यहाँ पर डू की जरूरत ही नहीं थी फिर भी आ गया, आई डू टीच यू। ये इस टीच पर बल देता है, इम्फेसिस डालता है इस पर कि मैं आपको पढ़ाता हूँ। कई बार कह देते हैं पढ़ाता तो हूँ, मैं आपको पढ़ाता हूँ, इस पर बल देता है, इसलिए इसको इम्फेटिक डू कहते हैं। ये इम्फेटिक डू है और ये डमी डू है, इसको हम डमी डू कहेंगे, डमी डू, और इसको हम इम्फेटिक डू कहेंगे, इम्फेटिक डू, इम्फेटिक डू, इसको हम इम्फेटिक डू कहेंगे। आइए आगे चलते हैं। अभी कुछ एक क्वेश्चंस आते हैं इसी तर्ज पर, हमने जो कुछ पढ़ा उसी को हम इसमें प्रेक्षित करते हैं। क्या पढ़ा हमने, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स फॉर्म्स हैव ए टेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब, ये वर्ब फॉर्म्स, यहाँ पर एस नहीं आता, मैं काट देता हूँ इसको। निम्न में से कौन सी वर्ब फॉर्म में टेंस होता है? बेस फॉर्म में बिल्कुल टेंस होता है, बेस फॉर्म में टेंस है। बेस फॉर्म हम V0 को बेस फॉर्म कहते हैं। इसमें प्रेजेंट डेफिनिट टेंस बताया हमने। पार्टिसिपल में कोई टेंस नहीं, ING फॉर्म लगती है। इन्फिनिटिव में कोई टेंस नहीं, बस बाकी ये नहीं, ए सही होगा। ए फाइनाइट वर्ब फ्रेज हैज एट मोस्ट, फाइनाइट वर्ब फ्रेज में अधिकाधिक 5 वर्ब्स आर फाइनाइट, नो, फाइनाइट वर्ब फ्रेज में 5 वर्ब्स फाइनाइट नहीं होती हैं। कोई वर्ब फ्रेज है उसमें अधिकाधिक वर्ब 5 हो सकती हैं, 4 तो ऑक्सिलरी और 1 मेन वर्ब, लेकिन फाइनाइट वर्ब फ्रेज उसमें 5 कभी भी नहीं होती, एक ही होती है, 1 वर्ब फाइनाइट, एक ही पहली वर्ब भी फाइनाइट होती है उसमें। व्हाट ऑफ द फॉलोइंग डज ए फाइनाइट वर्ब हैव, इनमें से फाइनाइट वर्ब में क्या होता है? फाइनाइट वर्ब में टेंस कंकॉर्ड, नंबर कंकॉर्ड, पर्सन कंकॉर्ड हो तो सारे सकते हैं। ये व्हाट ऑफ द फॉलोइंग डज ए फाइनाइट वर्ब हैव, लेकिन यहाँ पर ये आना चाहिए था डज ए फाइनाइट वर्ब नेसेसरीली हैव, अनिवार्य रूप से क्या होता है फाइनाइट, नेसेसरीली, नेसेसरीली हैव, नेसेसरीली हैव, कि फाइनाइट वर्ब में अनिवार्य रूप से क्या होता है? अनिवार्य रूप से टेंस कंकॉर्ड होता है।
ऑपरेटर में दियर भी ऑपरेटर होता है, फाइनाइट वर्ब फ्रेज में भी हो सकता है, नॉन फाइनाइट वर्ब फ्रेज में भी हो सकता है ऑपरेटर, इसलिए सी होगा। फाइंड आउट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस देयर इज ए डमी डू। डमी डू कौन से में है? देखो ये डू के बिना भी काम चल सकता था, गो दियर, ये तो जोड़ लगा करके कहता है डू गो दियर, वहां जाओ, जोर लगा के कहता है, इसलिए डू आ गया। ये इम्पेसिस डाल रहा है इस पर, इसलिए ये डू है, ये इम्फेटिक डू है, ये डू है हमारा, ये इम्फेटिक डू है, इम्फेसिस डाल रहा है ये, तो इसको हम इम्फेटिक डू कहेंगे, इम्फेटिक डू, इसको हम इम्फेटिक डू कहेंगे, ये इम्फेटिक डू है, ये डू हमारा इम्फेटिक डू है। हमने अभी भी पढ़ा था, यहाँ पर भी ये आई गलत लग गया भाई, इसके लिए माफ करना, ई आएगा इम्फेसिस में, यहाँ पर इम्फेटिक में आई गलत लग गया, इम्फेटिक में ई है ना, ई आएगा। अब चलेंगे आगे हम, इम्फेटिक डू है। और यू डू गो दियर, ये डू भी इम्फेटिक डू है, इम्फेटिक डू इम्फेसिस से बना है, इसलिए इसको इम्फेटिक डू कहते हैं। ये इम्फेसिस डालता है मेन वर्ब पर, इम्फेटिक डू बोलते हैं इसको। यू हैव टू डू इट, नहीं ये तो मतलब कि मेन वर्ब है, इस डू की बात ही नहीं है। और यू डू नॉट गो दियर, इसमें डमी डू है, सी में है डमी डू। आगे चलेंगे, हाँ तो आगे देखते हम, देखिए अगला है फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट क्लोज। इतना पढ़ करके हम आगे अब फाइनाइट और नॉन फाइनाइट क्लोज और साथ में पढ़ते हैं। वर्ब फ्रेज से क्लोज बनता है, वर्ब फ्रेज इज द पिवटल एलिमेंट ऑफ ए क्लोज। तो क्लोज की अवधारणा भी थोड़ी सी हम देखेंगे यहाँ पर। पहले तो आप देख लो क्लोज होता क्या है। क्लोज किसको कहोगे आप? क्लोज का मतलब है सच ए वर्डेड स्ट्रक्चर, शाब्दिक स्ट्रक्चर, ऐसा शाब्दिक स्ट्रक्चर दैट इज, जो कि कनेक्टेड, जो जुड़ा हुआ है, दैट इज कनेक्टेड टू ए सिंगल वर्ब फ्रेज, जो एक ही वर्ब फ्रेज से जुड़ा हुआ है, वर्ब फ्रेज, वो एक क्लोज कहलाता है। इज कॉल्ड ए क्लोज, कॉल्ड ए क्लोज। वो बेकार की डेफिनेशन छोड़ देना। क्लोज सेंटेंस का ऐसा पार्ट होता है जिसमें खुद का सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होती है, वो बकवास बात है, वो ऐसा कुछ नहीं है। एक सच ए वर्ड स्ट्रक्चर दैट इज कनेक्टेड टू ए वर्ब फ्रेज, टू ए वर्ब फ्रेज, जो एक वर्ब फ्रेज से जुड़ा हुआ है, वो शब्दों का स्ट्रक्चर है, वो क्लोज कहलाता है। जैसे इसमें शब्द ही शब्द है ये मान लो, लेकिन ये लिव्स, ये वर्ब फ्रेज है, इसलिए अब ये इससे जुड़ा हुआ पूरा, ये इधर सी और देयर, इसलिए ये क्लोज है। इधर देखेंगे हम, आई हैव डन दिस, ये वर्ब फ्रेज से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब एक क्लोज है। कुडंट हैव अकम्प्लिश्ड इट, पहले लिखे थे हमने, वही सेंटेंस है, वर्ब फ्रेज आई है, इसका क्लोज है। आई वांट यू, वांट यहाँ पर ये लो एक क्लोज ये हुआ, टू टीच एक दूसरी वर्ब है, दूसरा क्लोज आगे हो गया, एक क्लोज आई वांट यू तक हो गया, दूसरा क्लोज हो गया टू टीच इंग्लिश तक हो गया। एक वाक्य में कितने भी क्लोज हो सकते हैं, इतनी वर्ब फ्रेज उतने क्लोज। अब देखेंगे ही वांट्स, या ये क्लोज है, यहाँ एक वर्ब फ्रेज यहाँ तक, तो एक क्लोज यहाँ तक और दूसरा क्लोज आगे। टू गाइड भी वर्ब फ्रेज है। हैविंग बीन गाइडेड बाय मी, ये हैविंग बीन गाइडेड ये एक वर्ब फ्रेज है, इसलिए पहला क्लोज है ये इतना इतना हो गया है बाय मी तक, अगला क्लोज आगे ही से चालू हो गया क्योंकि गॉड सिलेक्टेड दूसरी वर्ब फ्रेज है। ओपन द विंडो एक वर्ब फ्रेज है, इसलिए पूरा एक क्लोज है। अब फाइनाइट क्लोज कौन सा और नॉन फाइनाइट क्लोज कौन सा, सीधी सी डेफिनेशन है। फाइनाइट क्लोज वो है ए क्लोज, ऐसा क्लोज दैट हैज ए फाइनाइट वर्ब फ्रेज, जिसमें दैट इज कर दो इसको, दैट, ऐसा क्लोज जो कि बना है, दैट इज जो कि बना है, मेड ऑफ जो बना है, ऑफ ए फाइनाइट वर्ब फ्रेज, जो फाइनाइट वर्ब फ्रेज से बना है। ऐसा क्लोज जो फाइनाइट वर्ब फ्रेज से बना है वो इज कॉल्ड, वो कहलाता है ए फाइनाइट क्लोज, ए फाइनाइट क्लोज, वो फाइनाइट क्लोज कहलाता है। ऐसा क्लोज जो फाइनाइट वर्ब फ्रेज से बना वो फाइनाइट क्लोज कहलाता है। तो अब डेफिनेट है, नॉन फाइनाइट वर्ब फ्रेज से बना वो नॉन फाइनाइट क्लोज कहलाता है। आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक ये क्लोज फाइनाइट क्लोज है, फाइनाइट क्लोज है क्योंकि फाइनाइट वर्ब फ्रेज से बना है। अब ये फाइनाइट क्लोज, ये भी फाइनाइट क्लोज, ये फाइनाइट वर्ब फ्रेज से बना है तो फाइनाइट क्लोज है ये भी, और ये भी फाइनाइट क्लोज है पूरा यहाँ तक,
ये लो, ये भी फाइनाइट क्लोज। इसमें ये इतना इतना आई वांट यू, ये फाइनाइट क्लोज है। इसमें फाइनाइट वर्ब फ्रेज है, ये फाइनाइट क्लोज। लेकिन आगे जो दूसरा है टू टीच इंग्लिश, ये नॉन फाइनाइट क्लोज। क्लोज फाइनाइट वर्ब फ्रेज से बन सकता है, नॉन फाइनाइट वर्ब फ्रेज से बनता है। और नो फाइनाइट वर्ब फ्रेज से बना हुआ क्लोज फाइनाइट क्लोज, और नॉन फाइनाइट वर्ब फ्रेज से बना हुआ क्लोज नॉन फाइनाइट क्लोज। इस प्रकार से ये भी क्लोज बन गया। अब ये वांट्स है फाइनाइट क्लोज, ही वांट्स इतना इतना फाइनाइट क्लोज है। और टू गाइड मी, ये इतना इतना नॉन फाइनाइट क्लोज है। हैविंग बीन गाइडेड बाय मी, इतना इतना नॉन फाइनाइट क्लोज है, नॉन फाइनाइट क्लोज है, नॉन फाइनाइट क्लोज है। और इतना आगे है, ये फाइनाइट क्लोज है। और अब लास्ट सेंटेंस में हम देखते हैं, ओपन द विंडो नॉन फाइनाइट वर्ब फ्रेज है, इसलिए ये नॉन फाइनाइट क्लोज है, ये नॉन फाइनाइट क्लोज है। इसको हम नॉन फाइनाइट क्लोज कहेंगे। अब देखेंगे हम थोड़ा सा इसमें, ये नॉन फाइनाइट क्लोज है। एक वाक्य में कितने भी क्लोज हो सकते हैं। ए सिंगल सेंटेंस में हैव एज मैनी क्लोजेज एज देयर कैन बी, एंड एज मैनी फाइनाइट क्लोजेज एज देयर कैन बी, एज मैनी नॉन फाइनाइट क्लोजेज एज देयर कैन बी। कितने भी नॉन फाइनाइट क्लोज हो सकते हैं, कितने फाइनाइट क्लोज हो सकते हैं, इसका कोई इश्यू नहीं। अब देखते हैं, इतना आप पढ़ गए हो तो अब मैं आपको उस क्वेश्चन की तरफ लेकर के चलता हूं जिसमें सबसे पहले थे, हम सबसे पहले देख रहे थे। उस क्वेश्चन को देखना, देखिए आपने उत्तर देखा था, आपका उत्तर सही है क्या, वही उत्तर आ रहा है क्या आपका अब भी, आपका आंसर। ये क्वेश्चन सबसे पहले आया था अपना, इससे शुरुआत की थी हमने कि अगर इस क्वेश्चन को हम हल कर देते हैं तो मतलब ये टॉपिक हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन निसंदेह ऐसा ही लग रहा है मुझे कि शायद आप वहां पर इस क्वेश्चन को हल करने में सफल नहीं हो पाए शुरुआत में। अब आप इसको हल करो। यू टीच इंग्लिश, यू डोंट टीच इंग्लिश। आप देखते हो ये फाइनाइट वर्ब फ्रेज है, ये फाइनाइट वर्ब है, ये टीच यहां पर फाइनाइट वर्ब है, इसमें डोंट टीच ये भी फाइनाइट वर्ब फ्रेज है, लेकिन फाइनाइट तो डू है इसमें, ये टीच इसमें नॉन फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब क्या कहता है आपका ये कि नाइदर है फाइनाइट वर्ब, दोनों में फाइनाइट वर्ब नहीं है, फाइनाइट वर्ब है पहले में इसलिए, और दूसरे में भी है फाइनाइट वर्ब, डोंट इसमें फाइनाइट वर्ब है। ये लो, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। नाइदर हैव एन इन्फिनेटिव, दोनों में इन्फिनेटिव नहीं है, इन्फिनेटिव इसमें नहीं है, इसमें तो टीच इन्फिनेटिव ही है, इसलिए ये हमारा गलत हो गया। पहला है बोथ है द सेम फॉर्म ऑफ मैन वर्ब, मैन वर्ब क्या की फॉर्म है, ना नहीं है, ये वर्ब की बेस फॉर्म है। और ये जो टीच है ये वर्ब की इन्फिनेटिव फॉर्म है, बिना टू का इन्फिनेटिव है, इसका मतलब बोथ है द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ये भी गलत, और ये उत्तर अपना सही होता है। मुझे आशा है कि आपने इस लेक्चर को ध्यानपूर्वक ग्रहण किया है, और इसी सीरीज में हम कल एडवर्ब के साथ में एक साथ रहेंगे, एक साथ पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।